हेडिंग, सीएसएस बॉक्स मॉडल, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं इसका। ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम एडिटर्स दूसरे एडिटर पर इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक इस पे हमारे ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि इसमें सीएसएस बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं इनबिल्ट कलर्स रहते हैं, बहुत सारे हमें बहुत सारे ग्राफिक्स यूजर्स मिल जाते हैं इसमें, हम आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे वैसे यूज़ करते हैं बस वैसे ही कंट्रोल एंड दबाकर जैसे हम टैब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के लिए, वैसे हम इसमें भी करेंगे। हाँ, या फिर आगे आपको ये बता दें कि जैसे हमने कल कुछ देखा था कि कैसे इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं, इंटरनल सीएसएस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे, तो इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस आप अच्छे से इस चीज़ से मतलब मुखातिब हैं, आपको इंट्रो इस चीज़ का करा दिया गया है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हम एक्सटर्नल सीएसएस पे वर्क करेंगे। तो हमें सीएसएस पे वर्क करने से पहले हमें ऑलरेडी हमारे पास एचटीएमएल में कुछ टेक्स्ट रहने चाहिए, कुछ मैसेज रहने चाहिए, जैसे हमें जितनी डिज़ाइन करना है, हम सीखना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि हमें एचटीएमएल में कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमें आज ज़्यादातर हमें जिस चीज़ पे काम करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एक बॉडी के अंदर एक बना लेते हैं, एक है एक में हमने हेलो हेलो लिख दिया, और दूसरी चीज़ें क्या बना देते हैं हम एक जैसे आपने कल बताया कि आपको क्लास कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता दिया गया है। हम आपको सिर्फ अभी इनपुट लेते जा रहे हैं, क्योंकि एचटीएमएल आप जानते हैं, हम एचटीएमएल की चीज़ों को सिर्फ बताएँगे, जैसे हमें इनपुट लेना है। जैसे कि हमें डिवीज़न में हमने लिया क्लास, क्लास हमें किस टाइप का लेना है। मैं नेविगेशन के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, नेविगेशन टाइप का मैं क्लास ले लेता हूँ। इसको मैं क्लोज ब्रैकेट कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ इसको पहले इसको इंड ऑफ डिवीज़न कर देता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा, सीएसएस की जो टॉपिक है। ये हमारा एक एचटीएमएल का पार्ट है जो कि ऑलरेडी इंट्रो हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें लेना है, किस-किस चीज़ से हम आगे प्रोग्राम को डिस्प्ले करेंगे, जो डिज़ाइन करेंगे, कैसे-कैसे इसको और खूबसूरत बनाना चाहेंगे। उससे पहले मैं एचटीएमएल पे वर्क कर ले थोड़ा दिखा देता हूँ क्या-क्या चीज़ें मैं लेना चाह रहा हूँ। वैसे मैं लूँगा सबसे पहले अनडिफाइंड लिस्ट, जो कि आप अच्छे से इंट्रो कराया गया था उसके लिए। इसमें मैं क्लास बना लेता हूँ। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी, कल आपको आईडी और क्लास 2 टाइप के होते हैं। क्लास क्लास का मतलब समझ जाइए कि क्लास किसी एक मजमूआ, एक किसी आई थिंक क्लास को हिंदी में बोलते हैं कक्षा, कक्षा किसी एक। देखिए, डिवीजन टैग होता है, स्पैन टैग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैग होते हैं। डिवीजन टैग जो होता है वो ब्लॉक ब्लॉक लाइन होता है, मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, डिवीजन टैग को, तो इसका एक कोई ऐसा एक वो नहीं रहेगा। मैं अगर एक लाइन में मतलब डिस्प्ले करा रहा हूँ किसी एलिमेंट्स को, जैसे मैं इसमें डेटा को, जैसे टेबल्स हैं, इस टेबल्स में जो आइटम्स को मैं डालूंगा, ये जैसे इस टेबल के चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3, ये सारे है हमारे क्या है, ये हमारे इसके डेटा हैं जो मैं इस टेबल के अंदर इनपुट दे रहा हूँ। तो ये सारे क्या है हमारे एक एक डेटा को क्या करेगा, ये कोई सीरीज में, मतलब मैं अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो आप देखते होंगे कि आप जैसे नेविगेशन बार बनाते हैं तो उसमें एक हॉरिजेंटली या एक वर्टिकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहता है, बट इसके डिवीजन टैग का इस्तेमाल करते हुए हम इसको एक इनलाइन या फिर डिस्प्ले नहीं करा सकते। ये ब्लॉक स्टेटमेंट की तरह काम करता है, मतलब कोई इसकी लाइन नहीं है। अगर हम डिवीजन का इस्तेमाल ना करके स्पेन का इस्तेमाल करते हैं तो इन लाइन डेटा को मतलब डिस्प्ले कराता है। ये डिवीजन के डिफरेंट होते हैं, स्पेन और डिवीजन के। और डिवीजन एक तरीके का टैग होता है जो कि हम किसी चीज को डिवीजन में बांटते हैं, इसका डिवीजन टैग का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप लोग को ये तो समझ में आया, मैं आज दूसरे स्टूडियो का और दूसरे एडिटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, विजुअल स्टूडियो आईडीई। इसमें क्या है, थोड़ा हमें एडिटर्स में क्या बोलते हैं, कुछ इनबिल्ट्स हमें डेटा जैसे ग्राफिक्स हुए, ये सारी चीजें इनबिल्ट रहती है इसमें ज्यादा थोड़ा, तो इससे हमें थोड़ा आसानी रहती है। क्या बोलते हैं, हमें एडिट करने में सीएसएस में खासतौर पे इसकी जरूरत बेस्ट रहती है। हम समझते हैं कि
सीएसएस में इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमें आसानी रहेगी अपनी कलरिंग को देने के लिए। हम आपको दिखाएंगे अभी सीएसएस जब स्टार्ट करते हैं। अभी हम तो सिर्फ अभी एचटीएमएल के डेटा को इनपुट दे रहे हैं ताकि उस पर हम वर्क करें तो आपको समझ में आए क्या क्या करते हैं। एक तो मेरा मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक टेबल बना लिया, अनडिफाइंड लिस्ट जो बनाई है मैंने, और एक मैं और ले लेता हूँ एक डिवीजन के नाम से। मैं उसका डिवीजन इसका क्लास दे देता हूँ। मैं इसका क्लास ही देता हूँ तो बेस्ट रहेगा। न्यू टैब सेव हो चुका है। फिर इसके अंदर मैं एडिट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके हमारे टॉपिक के हिसाब से हमने यहाँ पे दिया हुआ है कलर इन सीएसएस। तो मैं कलर इन सीएसएस को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि इसमें कलर लेना बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मैं किसी चीज़ पे नहीं कि सिंपल आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले मैं बॉडी पे दिखाता हूँ कलर कैसे लिया जाता है। या फिर मैं एक क्लास बनाया हूँ, क्लास पे भी ले सकता हूँ। जैसे मैं बॉडी पे लेता हूँ, बॉडी में तो सब जानता है क्योंकि आप लोग को कल भी बताया गया। मैं क्लास को क्लास नाम से एक मैंने एक डिराइव किया है अपने एक एक डिवीजन को मैंने। आई एम शेफ ये मेरी एक फोल्डर बन गई, एक नेम नेम का एक हेडर बन गया। ठीक है, मैं इसे पहले एक क्लास को मैं एक कलर देता हूँ। तो आप लोग जानते होंगे कि क्लास को क्या करते हैं, एक डॉट डॉट क्लास डॉट क्लास के नाम से मैं सबसे पहले इसे डिफाइन करूंगा, जो कि मेरा फर्स्ट एचटीएमएल के में एक क्लास दिया गया है। उसके बाद मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक कलर दूंगा। या फिर उससे मैं क्या बोलता हूँ, एक बॉर्डर भी दे सकता हूँ। कलर सबसे पहले मैं दे देता हूँ इसको, इसका एक बॉर्डर कलर इसका एक कलर दे देता हूँ, सिंपल सा कलर कलर। मैं कलर किस कलर का देता हूँ, देखिए हमें इसमें इस बात की आसानी रहती है जब हम विजुअल स्टूडियो आईडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ ऑटोमेटिकली एक मुझे एक स्पेसिफिक कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ऑटोमेटिकली दिखा देगा। मैं अगर यहाँ से ब्लू लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू ले लिया। अगर मैं इस पर टिक करता हूँ, ये मेरा एक ऑटोमेटिकली ब्लू ले लिया। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो कलर लिखता हूँ तो कलर आ जाता है। अगर कुछ और लिखूंगा तो कुछ और आ जाता है। मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या होता है। बना रहे हैं कहीं से, मैं देखता हूँ इसे।
देखिए, जैसे मैंने उधर देखिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा अभी कनेक्ट नहीं हुआ, मैं भी उसे कनेक्ट कर लूँगा। और सबसे पहले आपको बता दूँ एक और भी चीज़ है, अगर मैं किसी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, जैसे कल आपको बताया कोड की एक प्रायोरिटी होती है। अगर मैंने 2 जगह पर, एक जगह मैंने एक्सटर्नल लिंक किया है और मैं लास्ट में अगर मैं इसी चीज़ को स्टाइल को मैं ठीक है यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर के इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्लास लिख कर ना मैं डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, स्टाइल स्टाइल इक्वल्स टू कलर कलर मैं इसको कलर ले लेता हूँ ब्लू ब्लू। इस क्लास को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो आप देखिएगा क्या होता है ये। फिर भी हमारा कलर सेम रहेगा। और मैं इधर से क्या है, अभी मैं इस चीज़ को देखिए, मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, ये कि इसमें एक प्रायोरिटी होती है। मैं यहाँ पर ब्लू ना देकर रेड देता हूँ और मैं इधर ग्रीन दे देता हूँ और क्लास भी दे देता हूँ इसमें। वैसे क्लास लेगा नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं स्टाइल अगर करता हूँ ऑटोमेटिकली वहीं का लेगा। किसका लेगा वो? जो उसके अंदर रहती है, जो हम उसके अंदर लिखते हैं। क्योंकि देखिए भाई, आपको तो यार ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर पत्थर की लकीर अगर उसके साथ जोड़ दी जाए तो उसके साथ इनबिल्ट रहेगी। अगर मैं इधर उधर लिखता हूँ, कभी कुछ इश्यूज आए, इंटरकनेक्ट नहीं हुआ एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से, और फिर अगर मैं उसके साथ इनबिल्ट करता हूँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी एचटीएमएल लैंग्वेज में उसी को दी जाती है जो उसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आई एम सेफ, तो मैंने जोड़ा इसको क्या, डायरेक्ट स्टाइल्स कलर ग्रीन से मैंने जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये प्रायोरिटी इसी को देगा, ना कि किसी और को देगा। और क्लास मैंने यहाँ से दिया, क्लास को ना देकर जब तक मैं इधर क्लास देता हूँ, अगर मैं आपको एक तरह से और बता देता हूँ इस चीज़ को, वक्त इस पे ज़्यादा चला जाएगा। इसको क्लास क्या करता हूँ, क्लास में एक्सटर्नली ना देकर इंटरनली देता हूँ। क्या दूँ इसको, क्लास क्लास ऑटोमेटिकली मैं इसको दे देता हूँ, ये उसी क्लास को क्लास दे देता हूँ। देखता हूँ क्या और एक इसी को कॉपी करके मैं इस जगह पर लेता हूँ। देखिए क्या हमारा क्या ये वो आ रहा है, कुछ फर्क आ रहा है इसमें। करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसका आउटपुट आते हैं। मैंने इसको यहाँ पे क्या चेंजेस किया है, देखिए मैंने आपको एक चीज दिखा है, ये इसको प्रायोरिटी देखिए, मैं इसको अगर देखा जाए, अगर किसी लैंग्वेज को, तो क्या होता है कि वो स्टेप टू स्टेप चलता है। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी इसमें किसको दिया हूँ, इस क्लास को क्लास दिया हूँ। और इसमें क्या है, डायरेक्ट मैंने इसको क्लास दे दिया है। इसमें प्रायोरिटी ये वाले डिवीजन में देखिए, इसको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इनबिल्ट मैं इसके साथ जो सीएसएस करूंगा, ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि कभी भी हम किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डेटा को मैं कलरिंग करना चाह रहा हूँ, कैस्केडिंग करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं उसके साथ डायरेक्ट करता हूँ और उसको कहीं लिंक करके करता हूँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी कहीं मिस हो जाती है जो लिंक करते वक्त, तो जो डायरेक्ट करूंगा उसमें कभी मेरे कोई एरर्स नहीं आएंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे के टॉपिक ले लेते हैं हम, क्लास क्लास को दोनों को क्लास बना देते हैं। इसको भी क्लास बना देता हूँ। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करने करता हूँ। आगे चलते हैं, हमारी कौन सी टॉपिक है,
हमारी अगली टॉपिक है बैकग्राउंड इन सीएसएस। बैकग्राउंड तो आपको ये पता होगा, कल आई थिंक आपको पढ़ाया गया। मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको एक बैकग्राउंड देकर। बैकग्राउंड में देखिए इमेजेस को लेते हैं हम। आपको इमेजेस कैसे लिया जाता है? आपको देखिए, हम वेब डेवलपर हैं, हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको रुकिए 1 मिनट, इसको पहले बता देता हूँ। बैकग्राउंड को मैं वो लेता हूँ, इमेजेस को लूँगा। इमेजेस को आपको डायरेक्ट पता होगा कि सेलेक्टर का इस्तेमाल हम बिना वो क्या बोलते हैं, बिना डेसिमल लगाए, बिना हम लोग किसी हैश इंक्लूड का इस्तेमाल किए डायरेक्ट में सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो पहले अगर बॉडी बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेजेस दे सकते हैं। इमेज तो कल आपको पढ़ा दी गया, लेकिन इमेज में हमें मेन मकसद बताने का है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज आपका मकसद है हमारा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हम वेब डेवलपर हैं, हमने कोई किसी कंपनी या किसी के लिए काम करते हैं और हमसे कहा किसी ने कि मुझे एक पेज, एक वेब डिज़ाइन करके एक पेज को दो, और मैं कहीं से भी उठा के एक इमेज को मैंने डाल दिया। बाद में हमें अभी उस वक़्त दिक्कत नहीं होगी, जब उस कंपनी में जाएगा, जब कंपनी से आगे बढ़ता है, तो हम ले लेते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेजेस बैकग्राउंड इमेजेस फॉर ए पेज, इसको लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से एक टूल्स का इस्तेमाल करना रहता है। क्या होता है, कभी-कभी मैं ये इस पेज को ले लेता हूँ, इस पेज को मैं ऐसे कॉपी कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। जब ये कंपनी में जाएगा ये हमारा इमेज, जब ये बहुत ही आगे जाएगा, जब ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन पॉपुलर तो होगा ही, मस्ट हमें क्या होगा, जिस जिस कंपनी ने ये हमें इमेज प्रोवाइड कर रही है, जिस कंपनी ने ये हमें इमेज प्रोवाइड करती है, तो वो क्या करती है, उस कंपनी पर क्लेम कर देगी कि ये वेब पेज हमारा, जो आपने हमारा पेज को इमेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इमेज आपको विदाउट विदाउट हमारी कंपनी के परमिशन या फिर हमारे परमिशन के आपने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। इस वजह से हम आपको मतलब धाराएँ लगेगी, अलग-अलग सी धाराएँ लगती है, क्या-क्या होते हैं, मतलब क्लेम कर देगा वो। आपके हो सकता है आपकी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि अगर एक क्लेम से हमारे क्या बोलते हैं, कंपनी का एक नाम भी होता है, कोई पॉपुलर कंपनी पे अगर थोड़े भी दाग लग जाते हैं, तो आई थिंक हमें एक वेब डेवलपर को समझना चाहिए कि हर कोई भी इमेज को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए। ये देखिए, जैसे है यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करिएगा फॉर इमेजेस, किस चीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए, मैं इस बिज़नेस के इमेजेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जो भी इमेजेस अगर मुझे स्टॉक मार्केट या सारी इमेजेस ये दिखाई दे रही है, मैं इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे जो इमेजेस होते हैं, ये ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, सिर्फ एज अ लाइक बिजनेस वो हमें दिखाती है। हम उसका यूज करेंगे, बाद में हमें क्लेम करेगा तो हमें दिक्कत होगी, उसे नहीं। आई थिंक ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। इस वजह से आप लोग को मेन मकसद यही था बताना। एक इमेजेस तो आप तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इमेजेस कल आपको बताया गया कैसे इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्त आप लोग चाहते हैं मैं फिर से बताऊं तो इस पे वक्त देता हूँ, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू ना जी? हाँ बढ़ो। इमेजेस का इस्तेमाल ना करके आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़ा। वो जो मेन स्टाइलिंग है, ठीक है, स्टाइलिंग बता दो कि स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, ठीक नहीं है, करते मैं हैं। इसी नेविगेशन पे ही कर दे तो अच्छा है। नहीं, मैं टॉपिक वाइज लेके चलता हूँ, टॉपिक वाइज बेस्ट जी एक रहेगा। बार इन्हीं एक बार बैकग्राउंड इमेज भी ऐड करके बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास टाइम कम रहती है लास्ट में। लास्ट में टाइम कम रहती है, इस वजह से थोड़ा परेशानी हो जाती है हम लोग को। देखना पड़ेगा मेरा सेव कहाँ हुआ है। मैं एक इमेज को लेता हूँ, एक बिजी बिजी वन है, मैं इसको या सी को ले लेता हूँ। मैं इस इमेज को लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारी इमेज,
इसका प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सबसे पहले हर एक डेवलपर को पहले उसकी प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन को चेक करना पड़ता है। इसका एक प्रॉपर्टी जेपीजी है, तो इसके एक्सटेंशन को जेपीजी लूंगा सी, और मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल करता हूँ। आई थिंक पहले से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सी डॉट जेपीजी इसको सेमी कॉलन से इंड करता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरा इमेज को ले लेगा यहाँ। सी डॉट जेपीजी इमेज को क्यों नहीं ले रहा है वहाँ पे यूआरएल? सिंगल या डबल कोट्स लगा दो। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल रहा था। सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मैं दूसरे इमेज को लेता हूँ। आई थिंक कुछ इमेज के रिलेशन नहीं है। बिजी वन डॉट जेपीजी इसको सेव करता हूँ। देखते हैं ये इमेज आती है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ आ नहीं रही है। फाइल तो ठीक है, इसी में मैंने सेव किया इस पेज को। जी एक बार जेपीईजी से ट्राई कर सकते हो। एक्सटेंशन ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, मैं इमेजेस पे वक्त ना लगाते हुए इमेजेस में अगर कोई आपको इश्यूज आ रहे हैं तो फिर से देख लेंगे, बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ये वैसे आपको ये सिंटेक्स जो है हमारे, ठीक है, ये सिंटेक्स ऐसे इस का इस्तेमाल करते हैं। यूआरएल का इस्तेमाल करते हुए मैं उस एक्सटेंशन को जो हमारे क्या बोलते हैं एड्रेस रहेगा, एड्रेस को यहाँ पे सेव करूंगा, और सेव करने के बाद हमारे इमेज ऑटोमेटिकली उस जगह पर असाइन हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम लोकेशन को आई थिंक नहीं ले पा रहा है ये। रुकिए एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं, इसकी लोकेशन को डायरेक्ट लेते हैं। प्रॉपर्टी इमेजेस की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आ नहीं रहे हैं। वैसे सिंटेक्स हमारे यही रहेंगे, सिंटेक्स हमारे सही है। बैकग्राउंड इमेजेस यूआरएल, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ बैकग्राउंड में। या बैकग्राउंड कलर को चेक कर लेते हैं एक मरतो, अगर हमारा ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हटाकर बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड
तो आई थिंक आपको हम मुझे तो ये रुक जाइए अभी 1 मिनट, इसको सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर की वजह से, ये मैंने इसके जो मैंने पहले इसका सिंटेक्स लिखा था, आपको एक मरतबा और दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एंड ऑफ सिंटेक्स नहीं लिखा था, इस वजह से मेरा ये नहीं आ रहा था। अब देखिए मैं इसके सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। अब देखिए इसके आने लगेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने ऊपर के सिंटेक्स में मैं इसको एंड ऑफ सिंटेक्स नहीं लगाया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मैं इसके इमेजेस को फिर से लगा के चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से थी मेरी। मैं आपने पहले देख चुका है, एक C.jpg है, C.jpg, मैं उसे ही लेता हूँ, सेव करता हूँ। आई थिंक आ जानी चाहिए। देखिए क्या आ चुकी है। अब मैं इसको, आप तो जान गए होंगे कल के, आपने कल पढ़े भी रहे होंगे, नो रिपीट इमेज और फिर पोजीशन डाइट। अगर मैं इसको डाइट लिख देता हूँ तो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट। तो ये एक बैकग्राउंड रिपीट हमारा क्या होता है कि नहीं होगा। अगर मैं नन कर देता हूँ तो रिपीट नहीं होगा। नन मतलब नो रिपीट कर देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, मेरा इमेज रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक मरतबा एक पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ लगा रहेगा। अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, स्क्रॉल करूँगा, ये पूरे इमेजेस ये पूरे पेजेस स्क्रॉल होंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेजेस अपनी जगह से स्क्रॉल नहीं होगा। ये अगर मैं उसको अटैचमेंट जो रहते हैं हमारे, जो बैकग्राउंड पोजीशन होती है और जो अटैचमेंट होते हैं हमारे इमेज जो पीछे अटैच किए गए हैं, अगर उसे फिक्स कर दिया जाए तो स्क्रॉल करूँगा तो मेरा इमेजेस स्क्रॉल नहीं होगा। वैसे मेरे इमेजेस की साइज बहुत छोटी है, मैं इसको ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ें सीखते हैं। चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे। ये आपको इमेजेस तो समझ में आ गए? हेलो, जिसके डाउट्स थे। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम थी, मैं इसको एंड ऑफ ब्रैकेट्स नहीं लगाया था, इस वजह से मेरा ये क्या हो रहा था, ले नहीं रहा था नेक्स्ट बॉडी। जब तक अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हटा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा बॉडी का हर एक चीज दिखेगा। दिखाता हूँ आपको एक मिनट तो करके, सेव करता हूँ आपको। देखिए हमारे क्या होंगे, बॉडी में मैंने जो जो चीजें दी है वो सारी चीजें नजर आएगी। एस्पेक्ट उसमें देखिए मेरा इमेजेस नजर आ रहा है ना। अगर मैं नेक्स्ट अगर कोई मैं एक क्लास लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ अपना कैस्केडिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा एंड ऑफ ये जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट्स है, मुझे इस ब्रैकेट को लगाना मस्ट हो जाता है। रिस्पेक्ट अगर मैं इसके बाद कुछ नहीं यूज करता हूँ तो मुझे, अगर नहीं भी लगाता हूँ तो मेरा इस बॉडी के सारे सिंटेक्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसका सिंटेक्स हटा दो, देखिएगा मेरे ये सिंटेक्स, बॉडी के सिंटेक्स वर्क नहीं करेंगे। प्रॉब्लम एक्चुअली इससे पहले मुझे यही आई थी, हम लोग ऊपर ख्याल नहीं किए थे। आप लोग भी नहीं ख्याल किए थे, आपका शायद ज़हन कहाँ था आप लोग का। देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, बस मेरे एक ही प्रॉब्लम की वजह से हमारा पूरा सीएसएस वर्क नहीं करेगा। तो हमने क्लास किसे बनाया, हम देखते हैं, आते हैं। सबसे पहले क्लास किसको बनाया, मैंने एक डिवीजन लिया, डिवीजन में मैंने लिखा आई एम सेफ। मैं इसको एक क्लास लेता हूँ, एक क्लास लेने के बाद इस पे वर्क करूंगा, जिसको मैं, देखते हैं हमारे क्या आगे के टॉपिक है, उस टॉपिक के रिलेटेड ही मैं आपको बता दूंगा उसमें। हमारे आगे की टॉपिक है बॉर्डर। बैकग्राउंड सीएसएस दे दिया मैंने, अब बॉर्डर देना चाहता हूँ अपने इमेजेस को। बॉर्डर कैसे देते हैं मैं उसको आपको बताता हूँ। मैं एक क्लास लिया हूँ, ठीक है, इस क्लास का नाम भी मैं क्लास दिया हूँ, जो एक डिवीजन है हमारा। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। अब बॉर्डर देने के लिए मैं अपने इमेजेस को, सॉरी, अपने इस हेडिंग्स को मैं अपने एक बॉर्डर देता हूँ। तो बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। बॉर्डर पहले आपको लिखता हूँ, बॉर्डर दिखा देता हूँ बॉर्डर कैसा बनता है। बॉर्डर स्टाइल, सॉरी, मैं एक बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ, एक सिंटेक्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपना बॉर्डर किस तरीके का लेना चाहता हूँ तो इसमें इनपुट दूंगा। जैसे बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए एक सॉलिड होता है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल करके सेव करता हूँ। आपको देखिए हमारा बॉर्डर कैसा दिखेगा, नजर आएगा।
देखिए क्या हुआ, मैंने दोनों का सिंटेक्स क्या दिया था, क्लास दिया हुआ है, दोनों का हमने क्लास दिया हुआ है। तो मैं एक जगह पर अपना कैस्केडिंग करूंगा, लेकिन मेरा नजर दोनों जगह पे आएगा। देखिए मैंने बॉर्डर दोनों का क्या दिया है, एक सॉलिड दिया है और इसके कलर दोनों के सेम रहेंगे। अगर मैं इसके चेंजेस करना चाहता हूँ, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने बॉर्डर कलर के सिंटेक्स के जरिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, तो मैं इसको बॉर्डर कलर अपने हिसाब से दे देता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लू दे देता हूँ। इससे अब देखिए हमारे बॉर्डर कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए हमारे बॉर्डर कलर चेंज हो गए, इसके जो अंदर हमने टेक्स्ट लिखे थे उसके कलर चेंज हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं। बॉर्डर हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक हमारे डॉट, अभी दिखाता हूँ आपको, सिंटेक्स एक्चुअली लिख के भी दिखाता हूँ। ये सॉलिड जैसे हो गया। अगर मैं बॉर्डर स्टाइल को चेंज करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर स्टाइल को डॉट लिख देता हूँ, तो ये हमारे डॉट डॉट नजर आएंगे। डॉट डॉट सेव करता हूँ इसे। अब हमारे देखिएगा पेजेस में क्या, एक डॉट डॉट करके हमारा एक बॉर्डर आ गया। इसके और भी एक अलग होते हैं। एक हमारा डॉट के अलावा भी होता है स्टाइल, और होता है हमारा डैश्ड। डैश्ड को सेव करता हूँ। ये देखिए हमारा एक डैश डैश, देखिए क्या हुआ, वो उसके जो बोल्ड हो गए थोड़ा। पहले के जो क्या बोलते हैं हमारे डॉट्स हैं, उस जैसे ही मैं डैश सिंटेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सी बोल्ड हो जाते हैं। और मैं एक और भी, इसमें डिफरेंट बहुत सारे होते हैं। मैं आपको आई थिंक कभी मैं आपको एक नोट्स दे दूंगा इसका। एक डैश्ड होते हैं, एक डबल होते हैं, एक सॉलिड होते हैं, एक ग्रो होते हैं, एक आई थिंक एक डबल होते हैं, एक ग्रो होते हैं, एक राइट्स होते हैं। आपको एक और भी दिखा देता हूँ। एक डबल का दिखा देता हूँ टी। अब देखिए हमारा बॉर्डर कैसा हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो गए, एक इसके आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि एक आउटलाइन की तरह एक इस पे आ गए, डबल लेयर्स की तरह हो गए, जो कि एक आउटलाइन बन गई, एक इंटरनल लाइन बन गई। ये हमारे दो लाइन बन गए हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा आपको बॉर्डर आई थिंक समझ में आया सबको। आई थिंक बॉर्डर तो समझ में आ जाना चाहिए, बॉर्डर कैसे लेते हैं। और इसकी मैं इसको एक और चीज बता देता हूँ बॉर्डर में। इसके हाइट विड्थ कैसे दिया जाता है ये बता देता हूँ। बॉर्डर की विड्थ मैं चेंज करता हूँ। अब देखिए बॉर्डर की विड्थ कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं किसी बॉर्डर को उसके एक एक स्पेसिफिक चौड़ाई देना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर दिख नहीं रहा है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ले लेते हैं। जैसे अभी हमें बॉर्डर के जो चाहिए, हम 4 पिक्सल 2 पिक्सल, आई थिंक मैं 2 पिक्सल लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी मेरी। देखिए हमारा क्या दिखता है यहाँ पे। आप देखिए ये क्या हुई, बॉर्डर पिक्सल हमारी चेंज हो गई। एक एक पिक्सल में एक इसके एक बोल्ड, कितना बोल्ड चाहिए, कितना पिक्सल मुझे चाहिए, वो एक इनके बीच एक अतरफ चेंजेस हो गए। आगे चलते हैं। आपको आई थिंक बॉर्डर समझ में आ गया होगा। अब मार्जिन और पैडिंग पे चलते हैं। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है ये आपको समझाऊंगा। देखिए मार्जिन और पैडिंग से पहले आपको ये समझना चाहिए कि मार्जिन का इस्तेमाल, मैं आपको रुके एक दिखा देता हूँ एक न्यू टैब लेकर। मार्जिन कैसे टाइप किस टाइप्स का होता है। मार्जिन देखिए ये एक हमारा एक विजार्ड नजर आता होगा आप लोग को, एक इमेज। ये इमेज के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि इमेज में देखिए मार्जिन कैसे होती है। कोई भी अगर एक एलिमेंट किसी स्पेसिफिक एलिमेंट है, हम उस एलिमेंट के तरफ हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ये एक इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका पूरा एक बॉक्स बन जाता है, मतलब एक बॉर्डर बन गया।
अगर मैं चाहता हूँ इसका स्पेस ऊपर से और नीचे से हर साइड से कुछ चेंजेस हो, तो मैं मार्जिन का इस्तेमाल करता हूँ, जो एक्सटर्नली पार्ट पे वर्क करता है हमारा ये मार्जिन। एक मार्जिन का एक इसी में प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए मार्जिन, सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ। ये मार्जिन जो मैं पहले फर्स्ट सिर्फ मार्जिन के नाम से इस्तेमाल करूंगा, तो ये हमारा जो मार्जिन चेंजेस होगा, ये हर साइड से जितना मैं 50 पिक्सल इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, 50 पिक्सल हर तरफ से 50 पिक्सल मार्जिन ऑटोमेटिकली स्पेस लेता जाएगा। जैसे देखिए अभी आपको मैं सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ से सेव कर। इन दोनों के बीच आपको एक चीज और समझना है। अभी मैं इसी टॉपिक के अंदर एक चीज और समझा दूंगा आप लोग को, आप ये समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। एक टॉपिक, अगली टॉपिक है हमारी इसके बाद, मार्जिन कोलैप्स। ये मार्जिन है, मार्जिन के बाद पैडिंग। पैडिंग आपका होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह, एकदम सेम है। पहले मार्जिन पढ़ा दूं आपको, मार्जिन की तरह एक छोटा सा उसमें आपको बता दूंगा। आपको पैडिंग पूरा सेम तरीके से करना है। एक मार्जिन कोलैप्स है। देखिए मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, ये आपको समझाता हूँ। किसी भी वेब पेज में अगर हम किसी दो एलिमेंट्स पर एक सिंटेक्स कैस्केडिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर देखूं तो ये ऊपर से जो स्पेस ले रहा है 50 पिक्सल, नीचे इधर से जो स्पेस को ले रहा है 50 पिक्सल, यानी ये दोनों स्पेस सेम ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच 100 पिक्सल लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहा है? ये होते हैं मार्जिन कोलैप्स। आपको जैसे एक बता देता हूँ, पेंट के जरिए से बता देता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक कोई बॉर्डर ले लिया, एक इधर बॉर्डर ले लिया। अगर इन दोनों के बीच के हमारे स्पेस रहते हैं, इन दोनों के बीच स्पेस देखा जाए, और इन इधर के स्पेस, अगर ये कोई हमारा होम पेज है, ठीक है, होम पेज में मैं कोई अपना एक इमेज देना चाहता हूँ, और दो इमेज को मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, और मैं अगर सोचता हूँ कि इस पेज को अगर इधर से 50 पिक्सल मिल रहे हैं, 50 पिक्सल मिल रहे हैं इधर से 50 पिक्सल, तो आप सोचिएगा कि इधर से भी और इधर से दोनों मिलाकर ये 100 पिक्सल हो जाएगा। ये ऐसा हमारी HTML लैंग्वेज में नहीं होता है। इस डिसएडवांटेज समझिए या फिर इसके एडवांटेज समझिए। इसको बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स, जो कि दो किसी बॉर्डर या किसी एक स्पेसिफिक इमेजेस हो या फिर आप टेक्स्ट हो, किसी भी एक चीज के बीच, हम दोनों के बीच चाहें कि एक स्पेस 100 पिक्सल ले ले, क्योंकि मैंने उसको मार्जिन कितनी दी थी दोनों साइड से, मैंने मार्जिन इसे 50 पिक्सल दी थी, लेकिन मैंने दोनों पे नहीं दी, दोनों पे दी थी। लेकिन क्या हो रहा है, जब उन दोनों के बीच का स्पेस आ रहा है तो 50 पिक्सल आ रहा है। ये चीजें आपको ये अंतिक क्लियर हो गई होगी कि ये इन दोनों के बीच सिर्फ 50 पिक्सल स्पेस लेने का मकसद, ये इसका एक डिसएडवांटेज समझिए HTML लैंग्वेज का, या जो भी समझिए, जो कैस्केडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ 50 पिक्सल ही लेता है। अब देखिए मुझे एक चीज याद आई, कलर। HTML हम जो भी कलर का इस्तेमाल करते हैं कैस्केडिंग में, जो भी कैस्केडिंग में हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे कैस्केडिंग के कलर नहीं होते, ये सारे कलर हमारे HTML के होते हैं। जैसे ही मैं कोई भी कलर डालता हूँ, ये पूरे, अगर एक देखा जाए तो कितने कलर्स हैं, तो हमारे कभी कभी ऐसे वो आते हैं, क्यूज आते हैं कि HTML में पूरे कितने तरीके के कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पूरे 140, आई थिंक हिंदी में 140 कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक कलर होते हैं। और इन कलरों का एक मजमूआ होता है डिफरेंट, जैसे हम बहुत से कलर को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन इन 40 कलर इनबिल्ट होते हैं हमारे HTML में, जो इसका इस्तेमाल हम CSS कैस्केडिंग में इसको डिजाइन करने के लिए करते हैं। अब चलते हैं, आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गई होगी, कोलैप्स क्या होते हैं। इन दोनों में हमारा कोलैप्स क्लियर हो गया। अब इसमें मार्जिन में हम कुछ और भी सीखते हैं। हमारे मार्जिन में देखिए, अगर मैं सिर्फ अपने मार्जिन में क्या चाहता हूँ कि मैं मार्जिन सिर्फ टॉप से लेना चाहता हूँ, हर साइड से नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ टॉप से लेने के लिए टॉप लिख दूंगा, सिर्फ मार्जिन टॉप। तो अब देखिए क्या होता है, वो हर साइड से ना लेते हुए वो सिर्फ हमारा टॉप से, सिर्फ वो टॉप से लेगा। देखिए ये क्या हो रहा है, हर साइड से नहीं ले रहा है, ये सिर्फ ऊपर से ले रहा है, ये सिर्फ ऊपर से ले रहा है, और ये मतलब टॉप एरिया को सिर्फ स्पेस कर रहा है, और सारे एरिया को नहीं, ये स्पेस ऑक्युपाई करवा रहा है, समझे।
ये होते हैं। अब ऐसे हम इसको टॉप टॉप का ले सकते हैं, बॉटम का ले सकते हैं, मार्जिन राइट ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और करके। देखिए मैं राइट लेता हूँ मार्जिन को, तो क्या होता है, ये हमारे किस साइड से गए, सिर्फ इस साइड से हमारे 50 पिक्सल ऑटोमेटिकली ऑक्युपाइज हो जा रहा है, जो कि स्पेस ले ले रहा है। ये हमारे मार्जिन जो कि एक बाहरी पार्ट पे किसी एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक बॉक्स या किसी भी चीज पे अगर हम अपना मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, तो इमेज हमारा क्या होगा, वो बाहरी हिस्से को अपनी जगह से कुछ जगह पे जितनी यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन का इस्तेमाल करके उस जगह से जिस जगह पे ले जाना चाहिए, एज योर विश। नजीब, आवाजें जा रही है ना, आवाजें जा रही है ना सबके पास? हाँ आ रही है, बोलो। आई थिंक अब यहाँ पे यहाँ तक जिसको डाउट है थोड़ा पूछ लीजिए। आई थिंक हमें भी लगे कि आप लोग जाग रहे हैं, वरना लगेगा सो रहे हैं। जो डिस्प्ले टेक्स्ट थोड़ा उसको सेम आप लोगों को कोई डाउट? थोड़ा सा स्टाइल दे दें रियल, और बहुत सारा स्टाइल जो होता है कोई भी जी कोई। मैं बोल रहा हूँ वो जो हो रहा है ना इंटरफेस जो है उसको सेंटर में जी। जैसे एक बार दिखा दें और कुछ स्टाइल दे ओ, दें उसको। मैं इसको एक और चीज कर सकता हूँ। देखिए मैं इतना कुछ नहीं लिख कर, जैसे मैंने मार्जिन राइट टॉप बॉटम अलग अलग लिखूंगा, ठीक है। तो इसका एक और भी एक सिंटेक्स आता है, वो सिंटेक्स बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बीच में स्पेस दूंगा, समझिए आप क्या कर रहा हूँ, फिर मैं लिख दूंगा। अब मुझे ये हमारा क्या लेगा, ये हमारा टॉप लेगा, ठीक है। और उसके बाद तुरंत लेता है हमारा राइट, इसी के बीच में 36 px पिक्सल लिख देता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब लेगा मेरा बॉटन, सबसे पहले लेता है राइट, फिर लेगा बॉटन, नहीं सॉरी, पहले लेगा टॉप फिर लेगा राइट फिर लेता है बॉटन। मैं बॉटन में दे देता हूँ 40 पिक्सल। और फिर अब लेगा क्या, लेफ्ट। अब लेफ्ट को मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, देखिए क्या होता है। मैंने जितनी भी चीज की, मैं अगर इसको अलग अलग लिखता हूँ, टॉप राइट बॉटम, ये सारी चीजें अलग अलग ना लिखकर मैं एक जगह लिख सकता हूँ, जिसको एक आपको, अगर आप एक स्टैंडर्ड डेवलपर हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जब इसका ज्यादा इस्तेमाल करिएगा कि कैसे कैसे मार्जिन लिया जाता है। मार्जिन अगर मैं टॉप से लेना चाहता हूँ तो टॉप से 50 पिक्सल, एक ही मार्जिन के साथ मैं सारे सिंटेक्स को इसी में इंक्लूड कर दूंगा। जैसे मैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये हमारे एक क्या बोलते हैं, इसको एक स्टेप टू स्टेप मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं। मतलब पहले राइट को चेंज करें, टॉप को चेंज करेंगे, राइट को चेंज करेंगे, बॉटम को चेंज करेंगे, लेफ्ट को चेंज करेंगे। एक ही मार्जिन में मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ पैडिंग का, कुछ यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको पैडिंग क्या होती है, ठीक है। पैडिंग, मैं पैडिंग सारी टाइप से, मतलब सारी जगहों से 50 पिक्सल ले लेता हूँ, 40 पिक्सल ले लेता हूँ। देखिए क्या होता है, ये हमारे पैडिंग है। पैडिंग क्या होता है, जो उसके अंदर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट के अंदर आसपास जितने भी जो स्पेस रहेंगे, इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 पिक्सल स्पेस ले लेगा। स्पेस के बाद वो उतनी जगह से वो मतलब एक पोजीशन पर जाकर वो बैठ जाएगा। पैडिंग, आपको पैडिंग एक तरीके से और समझा दूंगा। जैसे मैं आप बैकग्राउंड में मार्जिन देखिए, एक ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पैडिंग, पैडिंग का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, दिखाते हैं। एक न्यू टैब में आपको चीज को समझा देता हूँ, आप पैडिंग का टॉप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझ में आ जाएगा आपको। आई थिंक ये खुल नहीं रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। देखिए यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ, ये कि पैडिंग क्या होता है, जो कंटेंट हमारे रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स कंटेंट्स हम यूज करते हैं, और बॉर्डर, हमने बॉर्डर जो दिया, उस बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी पैडिंग के जरिए हम लोग कम बेसी ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और मार्जिन क्या होती है,
हमारे जो पेजेस होते हैं, जिस पेजेस को अगर मैं जहाँ पे सेंटर देना चाहता हूँ, जिस जगह पर मैं देना चाहता हूँ, उस जगह पर मैं अपने मार्जिन के इस्तेमाल से इधर-उधर कर सकता हूँ। समझ में आया आप लोग को? ये स्टेप 2 ऐसे ऐसे चलते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे चला जाता है इसमें। एनी डाउट्स? जी नहीं। आप लोग को पैडिंग और मार्जिन समझ में आया? ये आपको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आती होगी, पैडिंग, मार्जिन कैसे इस्तेमाल की जाती है। जिसको भी नहीं समझ में आती हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे मैं बॉक्स के साथ इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्जिन किसी भी एक बॉक्स के साथ दिखा दिया। तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इसका मार्जिन, पैडिंग का इस्तेमाल हम इमेजेस में भी कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ पे भी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उस जगह पर मैं इसका इस्तेमाल करके दिखा सकता हूँ। और ये मार्जिन और समझ पैडिंग जो में है, आ गया आप लोग को? मार्जिन और पैडिंग वेबसाइट बनाने में बहुत बड़ा रोल है इसका। जब हम वेबसाइट वही बनाते हैं आपको तो कह रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका यूज़ आपसे होता है वहाँ पे। या कोई वेब पेज, छोटा सा वेब पेज में तो ठीक है, सिंपल है लेकिन बड़ा बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैं इसीलिए एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, मार्जिन। पैडिंग आप लोग को खुद से करना है। आप अपने जो भी जा रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, एज लाइक सीखने के लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप जैसे अब फॉर्म बना के कुछ लोगों ने भेजा, बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो आप इस पैडिंग पे वर्क करिए, मार्जिन का इस्तेमाल करते हुए पैडिंग कवर करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम प्रोसेस इसमें, जैसे हमने इसका सिंटेक्स बताया आपको, टॉप लेता है, राइट लेता है, बॉटम लेता है, लेफ्ट लेता है, वैसे ही पैडिंग भी लेता है। तो पैडिंग को आप पे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखिए, अगर मैं उस चीज़ को विड्थ देना चाहता हूँ, मतलब दिखाता हूँ आपको, हम चौड़ाई देना चाहते हैं अपने बॉक्स को, बॉर्डर को। मैं देता हूँ 50 पिक्सल देता हूँ, क्या होता है, देखिएगा क्या होता है, हमारा इमेज बिल्कुल बीच में आ जाएगा। सॉरी, ये दोनों मतलब एक साइड में क्या होता है, ये इस साइड से, जो ये हमारा है, इधर, ये इधर से क्या होता है, ये इस साइड का बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, हमेशा लेता है इस साइड का, हमारा डिफॉल्ट ले लेगा 50 पिक्सल। अभी देखिए, मैं इसको परसेंटेज में चेंज करता हूँ। अगर मैं इसको, एक पिक्सल होता है, एक व्यूज ऑफ पोर्ट होता है, एक होता है हमारा परसेंटेज में ले सकते हैं, पिक्सल में ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक यूनिट्स होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर मैं इधर परसेंटेज लेता हूँ, देखिए क्या होगा, सेव करता हूँ, देखिए ये हमारा 50% है, इस साइड से ये 50% लेगा। ये आपको समझना है कि परसेंटेज में हमारा 50% इस साइड से लेगा, पिक्सल इधर से लेता है और परसेंटेज इधर से लेगा। ये चीज समझ में आई आप लोग को? दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं इसको इस तरीके से। विथ और हाइट से हम उसके बॉक्स को, बॉर्डर को कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, ये भी देख सकते हैं। मैं मार्जिन और पैडिंग को हटा देता हूँ, देखिए इससे क्या होता है। मैं इसका रिक्वायरमेंट मार्जिन पैडिंग लगाने की वजह से ये ऑटो, देखिएगा क्या होता है, सेव करता हूँ इसे। क्या होगी, मैंने मार्जिन पैडिंग हटाया तो सिर्फ विथ दो हमारी थी, विथ देखिए हमारी क्या थी, 50%। 50% सिर्फ ये ऑक्युपाइज कर रहा है उस पेजेस को। ये इस साइड से सिर्फ 50% को ऑक्युपाइज कर रहा है, इस साइड को, इस स्पेस को छोड़ देता है। ये हमारा परसेंटेज विथ का होता है। अब इसको हाइट को लेते हैं। हाइट क्या करता है, हाइट हम ले लेते हैं, इसको भी 50%, 50 पिक्सल लेते हैं। ये क्या होता है, देखिए हमारी देखिए CSS लैंग्वेज जो होती है एज लाइक मैजिक, हम इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी सारी मैजिक ही नजर आएगी। हमने हाइट ली और विथ ली, देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एज लाइक मैजिक, मतलब हम जैसे जैसे चेंजेस करेंगे, देखिए आपको देखने में भी खूबसूरत बना सकते हैं अपने पेजेस को, जितना जहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप इसे कैस्केडिंग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब मेरी ये टॉपिक खत्म होती है, मैं अगली टॉपिक पे चलता हूँ। CSS
बॉक्स मॉडल पे पैडिंग तो मेरा ये आप लोग खुद से कर लेंगे, और मैं अब चलता हूँ CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स को मैं कैसा-कैसा मॉडल दे सकता हूँ, ये हमारा ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आती है। मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ CSS बॉक्स मॉडल कैसा होता है। CSS बॉक्स मॉडल इसी को बोला जाता है जो हमारा यहाँ नज़र आ रहा है, इसी को बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल, जो हमारे कंटेंट रखते हैं, किस तरीके से हमारे कंटेंट रहने चाहिए, कितना मार्जिन देना है, कितना बॉर्डर देना है, कितना पैडिंग देना है। अभी मैंने यहाँ पर देखिए कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए क्या हुआ था जब मैं इस जगह पर मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल किया था, तो क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे एक बॉक्स की तरह नज़र आ रहा था, बड़े-बड़े बॉक्स थे। इसमें मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल किया गया, मार्जिन इस्तेमाल की, पैडिंग इस्तेमाल की, इसकी मदद से जो मैंने ये डिज़ाइन किया, ये हमारे बॉक्स नज़र आते हैं, ये हमारे कहलाते हैं CSS बॉक्स। और इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। CSS बॉक्स में आउटलाइन देते हैं लोग, आउटलाइन कैसे दिया जाता है ये बता देता हूँ आपको। आउटलाइन का जैसे हम किसी भी पेजेस में आउटलाइन देना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर के बाहर, वैसे इसमें आउटलाइन का इस्तेमाल किया नहीं जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली खुद ही अपनी जगह पर बॉक्स की तरह नज़र आता है। देखिए इसमें मार्जिन हुई, पैडिंग हुई, बॉर्डर हुआ, ये हमारी मार्जिन होती है, इसके बाहर जस्ट जो चीज़ ली जाती है वही हमारे आउटलाइन कहलाती है। आपको दिखा देते हैं आउटलाइन कैसे लिया जाता है। आउटलाइन मैं लेता हूँ। आउटलाइन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 पिक्सल ले लेता हूँ, 2 पिक्सल। देखिएगा इस बॉक्स के बाहर एक आउटलाइन नज़र आएगा। सॉरी, इसमें भी मैंने आउटलाइन कलर लेता हूँ, शायद उस कलर का हो जा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। आउटलाइन स्टाइल देखिएगा अभी क्या होता है ये। 2 पिक्सल लिए मैंने, इसमें मेरा ये बॉर्डर में ले नहीं रहा है ये, क्योंकि बॉर्डर में एक्चुअली इस बॉर्डर में क्या रहता है, वो बाहर खुद ही एक हमारा एक आउटलाइन रहती है, इस वजह से इसमें बॉर्डर लेता आउटलाइन नहीं ले रहा है। मैंने इसको चेक किया था पहले भी, तो नहीं ले रहा था, मैं समझा कि हो सकता है कि मेरा कुछ एरर्स हो, फिर मैंने देखा भी ऐसा कुछ इसमें नहीं लेता। मैं इसको दूसरे में दिखाऊंगा, अभी नेविगेशन बार में दिखा दूंगा आउटलाइन कैसे लिया जाता है। आगे चलते हैं फिर, आगे की टॉपिक क्या है हमारी, CSS मॉडल्स हो गया। अब इसमें चलते हैं, हमारा आउटलाइन थी हमारी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको बता देते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपको टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट स्पेसिफिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे जो हमारा टेक्स्ट में हम जितना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, क्लास को ही हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कैसा लेना चाहता हूँ, स्मॉल में लेना चाहता हूँ या कैपिटल में लेना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड खुद से करना रहता है कि हम अपने पेज में कैसा चाहता हूँ। देखिए हमें कैसा नजर आएगा, सारा हमें कैपिटल में नजर आना। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मेरा IM पूरा क्या है, हर एक इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है जो हमारा कैपिटल में नजर आने लगता है, जो कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ आई को कैपिटल लिया था और सारे को स्मॉल में लिया था, लेकिन जब मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसका कैपिटलाइजेशन मतलब फर्स्ट लेटर जो हमारा रहेगा ऑटोमेटिकली कैपिटल में ले लेगा। और मैं अगर हर लेटर के बीच स्पेस चाहता हूँ, तो मुझे लेटर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेटर स्पेसिंग बोलते हैं उसको, लेटर स्पेसिंग। इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके मैं उसके बीच जितने पिक्सल का मैं गैप चाहता हूँ, जितना स्पेस चाहता हूँ, उस स्पेस को लूंगा, सेट करूंगा,
अब देखिए इनके बीच एक स्पेस नजर आएगा, हर एक टेक्स्ट के बीच। देखिए क्या हुआ, इसमें आई एम इनके बीच 3 पिक्सल का एक स्पेस नजर आ जाएगा। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीजें, टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी चीजें होती है, जैसे मैं क्या बोलते हैं कैपिटल कर सकता हूँ। अगर इसको डेकोरेशन में जब कोई लिंक करता हूँ किसी पेज को, मैं इसको एक दिखा देता हूँ, हाँ लिंक करके दिखाता हूँ एक, जैसे कि किसी पेज को मैं एक लिंक कर रहा हूँ। करता हूँ, देखिएगा अभी क्या होता है कि जब मैं किसी पेज को लिंक करते वक्त, मैं अगर किसी पेज को दूसरे पेज से लिंक करता हूँ तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। इस लाइन को हटाने के लिए भी हम टेक्स्ट डेकोरेशन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इसको इसके नीचे की अंडरलाइन को हटाने के लिए हमें क्या करना रहता है, हम इसको CSS की मदद से जाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे ही हम नन करेंगे क्या होता है, ये हमारा जो नीचे अंडरलाइन रहती है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। सेव करते हैं इसे, देखिएगा मारो। आई थिंक मैं इसको चेंज करता हूँ, मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं ले रहा है ये, इसको हटाना पड़ेगा ये दोनों को। ले नहीं रहा है इसको। टेक्स्ट डेकोरेशन में इसका ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, किसी कलर वगैरह को ऑटोमेटिकली वो किसी दूसरे जैसे क्या होता है कि एक टेबल्स में अगर देखते हैं तो टेबल्स में हमें अलग अलग तरीके के डॉट्स नजर आते हैं जो स्क्वायर में होते हैं। वहाँ पे अगर टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डॉट नजर नहीं आएंगे, हिडन में हो जाते हैं। वहाँ पे भी टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे नन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ के जो टेबल्स के रहेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ के हट जाते हैं। ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम फिर चलते हैं क्या बोलते हैं क्लास, जैसे हमने यहाँ पे अब बनाया टेबल, अब चलते हैं कुछ टेबल्स को सीखते हैं, कैसे टेबल्स पे क्या क्या चीजें वर्क होती है। इसमें क्या है, हमारी पहले टॉपिक देख लेते हैं। वैसे टॉपिक हमारी है अगली टॉपिक लिंक फॉर्मेटिंग। अब हम किसी पेज पे अगर ऐसे टच करते हैं तो एक विजार्ड जैसे ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने इसको किया है तो ये देखिए इस पे बिजनेस पे हूँ मैं, तो बिजनेस का कलर चेंज हो गया है। इस कलर को चेंज करने के लिए हम लिंक फॉर्मेटिंग कैसा फॉर्मेट चाहता हूँ मैं, डिस्प्ले कैसे प्रॉपर्टीज को करना चाहता हूँ, ये आपको सिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, CSS के अंदर आपको एक हावर होता है, एक एक्टिव होता है। मैं ए जो जहां पर भी मैं ए नाम से लिंक रहेगी मेरी, मैं यहाँ पे रुके पहले आपको एक लिंक दिखा देता हूँ। एक लिंक कर इसको पहले, जैसे मैंने इसको लिंक किया है, इसी को मैं क्या करता हूँ, करता हूँ ये जो टेबल्स है हमारे, उस टेबल्स को मैं चेंज करता हूँ। ऐसे करते हैं, चाइल्ड इसके चेंज कर देते हैं। चाइल्ड की जगह पर मैं इसको लगा दिया आइटम IM सेव, इसको मैंने लगाया। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ। एक चीज और इसमें बता दूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया इस्तेमाल, बस एक ए का इस्तेमाल किया हूँ। यही हमारे क्या रहेंगे, सिलेक्टर बन जाएंगे। इस सिलेक्टर की मदद से मैं यहाँ पे अपने इस सेक्टर को मैं क्या करूंगा अपने हिसाब से, जैसे मैं चाह रहा हूँ। जैसे मैं इसको इधर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज होता है। तो मैं जैसे ही उस लिंक पर कोई भी टैप करेगा, जैसे ही कोई उस लिंक पर जाएगा ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये आपको सिखाते हैं कैसे होता है। तो जैसे मैं इसको क्या बोलते हैं, ए हमारा सिलेक्टर हो जाएगा। मैं उस लिंक पर जैसे ही जाऊंगा
उसको होवर बोलते हैं, होवर, HOVR, होवर। अब मैं इस लिंक का कलर कैसे चेंज करना है, जैसे इस पे टच करता हूँ, जैसे ही मैं अपना एरो ले जाता हूँ तो उस पर जैसे ही जाता है उसका कलर मैं चाहता हूँ चेंज हो जाए। तो उसका पहले बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर को मैं क्या करता हूँ, ब्लू रखता हूँ। और फिर कलर, इसका कलर क्या, टेक्स्ट कलर क्या चाहता हूँ, कलर इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए मेरा, ब्लैक रहे। जो टेक्स्ट कलर, जो चीज उस पर लिखा है वो टेक्स्ट कलर ब्लैक रहे। और फिर एक बनाता हूँ एक्टिव। रुकिए पहले मैं आपको इतना दिखा देता हूँ क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाए। सेव करता हूँ, आपको देखिए क्या होता है प्रोग्राम में। देखिए ये जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा, जैसे ही इस पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने वहां पे क्या दिया था, मैं आपसे कहा था कि जैसे ही उस पर एरो ले जाऊंगा ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। जैसे देखिए मैं इस पे जैसे ही ले जाता हूँ और उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये हमारा होता है, ये लिंक फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं अपने किसी भी वेबसाइट में अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ये बोलते हैं इसको डेकोरेशन करना, जितना अच्छा अपने लिंक को डेकोरेट करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो लिंक, इसको आगे एक चीज और बताता हूँ इसमें क्या होता है। अगर जैसे ही मैं उस पर जाता हूँ कि वो उसका कलर क्या हो, जैसे ही मैं दिखा देता हूँ इस चीज को करके, एक्टिव होती है जो भी वेबसाइट मेरा दूसरे लिंक एक्टिव होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हम सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव से क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेशन कलर की टेक्स्ट है स्पेलिंग क्या होती ऑटोमेटिकली है? एक्टिव हो जाएगा। CLR। जी बोले क्या कलर की बोले आप? स्पेलिंग क्या है? CLR। कलर की स्पेलिंग। वो इधर ये मिस्टेक हुई है, अभी दिखा देता हूँ इसमें क्या है। क्या दिखता है, अभी रुक जाए, आपको इसको भी दिखा दूंगा क्या हो रहा है। उसकी वजह से वो ब्लैक नहीं हो रहा है, टेक्स्ट कलर जो हमारा था ना वो चेंज नहीं हो रहा है। और एक्चुअली वो ऑलरेडी ब्लैक है ना, इस वजह से मैं भी ख्याल नहीं किया उसमें क्या। ये होता क्या है, जैसे ही मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ ना, जो ये क्या रहता है, ये जो टेक्स्ट रहता है, जैसे ही इसके ऊपर ले जाता हूँ ये ब्लैक हो जाना चाहिए। मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ, देखिए तब समझ में आया आपको। ये कलर मैं व्हाइट करता हूँ इसको, जैसे ही मैं उस पर ले जाऊंगा तो कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। ये बता देता हूँ एक्टिव साथ में। ये फंट साइज मैं चेंज करता हूँ। फंट साइज मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 पिक्सल लेता हूँ। 2 पिक्सल, ये क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही मेरी साइट एक्टिव रहेगी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हेलो। हाँ देखिए मैं इसको, इससे जैसे ही मैं टच करता हूँ तो ये कलर ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाता है। देखिए टच करता हूँ, हाँ बोलो। देखिए इस पे मैंने जैसे ले गया, अवेयर हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका कलर क्या हो गया, देखिए व्हाइट हो गया। इस पे ले जाते ही मेरा उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। वैसे इस पे ले जाऊंगा इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ये होती है होवर की प्रॉपर्टीज। जैसे ही मैं उसके ऊपर अपना एरोज ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है। और जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो इसको देखिए, अभी इसको मैं एक और चीज बता देता हूँ, शायद उसके पिक्सल छोटे हैं, ये पिक्सल को और ब्रॉड करता हूँ। इसको ले लेते हैं 20 पिक्सल, सेव करता हूँ। देखिए फॉन्ट साइज क्या होती है, क्या चेंजेस होते हैं इसमें।